यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा PT 365 है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो साइंस टेक्नोलॉजी मैंने आपके 2 पार्ट कवर कर दिए थे। 2 पार्ट में आपके 3 नंबर टॉपिक तक हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया था, ठीक है। तो 3 नंबर टॉपिक हमारा जो सा था, इसमें देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, यह मैंने आपको पूरा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट हमारा 3 है, ठीक है, पार्ट 3 में टॉपिक नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक 4 में जिसमें हम टॉपिक 4 को पूरा करेंगे, उसके टॉपिक 5 का भी कोशिश करेंगे पूरा होगा तो ठीक है, वरना इसके ज़्यादा मैक्सिमम टॉपिक इसके यहाँ पर कवर करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 चौथा नंबर टॉपिक से। यहाँ पर टॉपिक 4 है जो प्राथमिक कण, मौलिक कण और संबंधित यहाँ पर शब्दावली, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर प्राथमिक कणों को, मौलिक कणों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अब तक में ज्ञात सबसे छोटे कण होते हैं। ये कण आपस में मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे जो कण उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो हमारे हैं उसमें कणों का जो यहाँ पर पदानुक्रम है वो क्या होता है, क्रम से छोटे होते हुए यहाँ पर स्केल पर पदार्थ के भीतर यहाँ पर देखना। जैसे कि क्या है, यहाँ पर देखो किस समूह में आपका जो हमारा पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं इनको आप देखते हैं। अणुओं का समूह क्या होता है, उसमें परमाणु कैसे होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। सब हमारे एटॉमिक जो होते हैं पार्टिकल वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कौन कैसे यहाँ पर दिखते हैं। ये जब अपने जब कणों का जब पदानुक्रम होता है तब, ठीक है, जब अनुक्रम होता है पद का तब यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर दिखते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नाभिक के चारों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हो रहा है ये दिखाया जा रहा है इसमें, राइट। तो आपको बस एक बार ये देखना है, कुछ यहाँ पर पढ़ना और बनाना नहीं है, ठीक है। देखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल जो हमारा है उसमें जो हमारा पार्टिकल फिजिक्स है, इसमें यह ब्रह्मांड निर्माण के जो भूमिका इसमें निभाने वाले मौलिक कणों के कारण का वर्णन करता है, ठीक है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने टॉपिक पे सीधे देखते हैं, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिग्स बोसन, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पर क्या है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जो पीटर हिग्स है इसको यहाँ पर निधन हो गया था, ठीक है। पीटर हिग्स के बारे में देखते हैं। पीटर हिग्स 1964 में ब्रह्मांड में एक नए फील्ड के रूप में यहाँ पर हिग्स फील्ड का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, ठीक है। उनके अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है और सभी यहाँ पर मौलिक कण को द्रव्यमान प्रदान करता है, राइट। इसके अलावा उन्होंने एक नया जो मौलिक कण है ये क्या है, इसको खोजा, जो हमारा हिग्स बोसन ने उसका विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। इसके विचार की पुष्टि 2012 में यूरोपीय परमाणु जो हमारा अनुसंधान संगठन है CERN, उसने लार्ज जो हमारे हेड्रॉन कोलाइजर है उसमें किए गए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उससे यहाँ पर इसकी पता चला था इसको, ठीक है। मतलब इसकी यहाँ पर जो हमारा हिग्स फील्ड है इसको लेकर यहाँ पर इसमें द्रव्यमान के बीच में संबंध बताया गया था, ठीक है। यहाँ से देखो इसी 2 बात से आपसे जो मैंने बताई इसी से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा जो ये बात कही गई थी हिग्स बोसन जो प्रस्तुत किया था ये हमारा बोल देगा कि जो नासा एजेंसी है उसको लेकर यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर ये जो विचार की पुष्टि यहाँ पर की गई थी। तो क्या गलत हो जाएगा, ये हमारा यूरोपियन जो हमारा अनुसंधान संगठन है उसके द्वारा पर किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हिग्स फील्ड जो है हमारी, ये मौलिक कणों के द्रव्यमान के बीच यहाँ पर क्या संबंध होगा इसमें, देखो ये हमारी अंतःक्रिया से द्रव्यमान तक जो हमारे कणों का यहाँ पर जो अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है और वे अपना द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ अंतःक्रिया के साथ परस्पर क्रिया करके यहाँ पर हासिल होते हैं, ठीक है। और कणों का द्रव्यमान हासिल करने के लिए हिग्स फील्ड के साथ परस्पर जो क्रिया होती है उसको ब्राउट एंगलर्ट्स जो होते हैं हिग्स उसके मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर जाना जाता है। इसे रॉबर्ट ब्राउन फ्रांकोइस जो हमारे एंगलर्ट हैं और पीटर हिग्स द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। द्रव्यमान का स्तर क्या होना चाहिए, द्रव्यमान का स्तर जो हमारे हिग्स फील्ड और कण के बीच परस्पर क्रिया की तीव्रता कण जो होती है उसके द्रव्यमान के स्तर को निर्धारित करेगी, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे हिग्स फील्ड हैं उसके साथ जो हमारे कण की परस्पर जो क्रिया है वो जितनी प्रबल होगी उतना ही जो हमारा कण होगा क्या होगा, भारी होगा या उतना ही अधिक द्रव्यमान वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा जो हमारा हिग्स कण है इसमें से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देगा आपके बारे में, मतलब हिग्स के बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। ये बोलेगा ये इसके बीच जो हमारे हिग्स फील्ड इसके बीच जो कण के बीच परस्पर क्रिया होती है इसकी तीव्रता के द्रव्यमान का स्तर यहाँ पर निर्धारित करती है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको निर्धारित करती है। दूसरा, जो हमारा हिग्स फील्ड होगा इसके साथ साथ जो परस्पर क्रिया होगी जितनी क्रिया अधिक होगी उतना ही अधिक ये हल्का होता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि उतना ही अधिक ये भारी होता जाएगा। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। आगे हिग्स बोसन के बारे में, ये एक प्राथमिक या मौलिक कण है जो इसे लोकप्रिय रूप से गॉड पार्टिकल के रूप में यहाँ पर भी जाना जाता है, ठीक है। ये बोसन का एक प्रकार है जो बल को वहन करने वाला एक उपपरमाणुक कण होता है, ठीक है। ये भी अन्य कणों के समान हिग्स फील्ड के साथ परस्पर क्रिया करके यहाँ पर द्रव्यमान को हासिल करता है, ठीक है। हिग्स बोसन के कुछ यहाँ पर गुण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर द्रव्यमान इसका जो होता है हमारा ये 125.35 EV, ठीक है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ये होता है। और दूसरा स्पिन, ये एक स्केलर कण होता है, ठीक है, और इसका जो हमारा स्पिन 0 होता है। ये बिना किसी स्पिन वाला एकमात्र प्राथमिक कण होता है,
ठीक है। अस्तित्व अवधि क्या होती है, ये बहुत कम समय के लिए यहाँ पर अस्तित्व में रहता है। ये हाई एनर्जी कोलिएशन में उत्पन्न होने वाले जो तेजी से अन्य कण है उसके भी रूप में यहाँ पर विघटित या क्षय हो जाता है। डिटेक्शन क्या होता है, इसका पता अप्रत्यक्ष रूप से उन कणों को देखकर यहाँ पर लगाया जाता है जिसमें इसका क्षय होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से भी आपको जो हिग्स बोसॉन के गुण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हें से बोलेगा इनमें से कौन सा गुण है जो हिग्स बोसॉन के नहीं है, आपके दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर सरल क्वेश्चन पूछेगा तो। अगर उसको क्वेश्चन कठिन पूछना होगा तो क्या पूछेगा, हिग्स बोसॉन के बारे में आपको विचार करना है। पहला, इसका द्रव्यमान जो होता है 120 डिग्री से कम होता है, या 100 डिग्री से यहाँ पर जो होगा वो कम होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, ये जो हमारा स्केलर कण होता है, ये इसका जो स्पिन होता है वो 1 से लेके 5 तक ही होता है, ठीक है। यह बोल देगा 5 से कम होता है या 5 से अधिक बोल देगा ऐसा, तो क्या यहाँ से अगर 1 से 5 देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा, इसकी जो वास्तव हमारी अस्तित्व अवधि होती है ये बहुत ही अधिक होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी हाई एनर्जी कोलिएशन उत्पन्न होने लगती है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही बोला है हाई एनर्जी उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही कम इसका अस्तित्व होता है, राइट। और बस ये 3 पॉइंट आपके यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं, हेडक्वार्टर किधर होगा इसका, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। परमाणु हमारा जो अनुसंधान संगठन है CERN, इसकी उत्पत्ति कभी थी, इसको 1954 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन के रूप में से स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के रूप में सहयोग के लिए आपसे शोध करना, राइट। तो इसका कितना साल हो गया, 50 साल और ऐड करेंगे तो 2004 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 20 साल और ऐड करेंगे तो 50 20 70, करीब 70 साल इसका पूरा हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जो हमारे एजेंसी है ये वाली, ये इसी एजेंसी को लेके यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ सकता है, क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ऊपर भी और ये भी हमारा जो है CERN, ये भी दोनों चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। CERN जो हमारा है, सदस्य CERN में 23 सदस्य देश जो होते हैं एसोसिएट मेंबर के रूप में यहाँ पर शामिल होते हैं। भारत इसका एसोसिएट मेंबर यहाँ पर सहयोगी सदस्य है। देखो भारत भी इसका मेंबर है तो और इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हो सकती हैं इसकी, जो जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन कणों की खोज की ना, इनकी उपलब्धियाँ थी। और वर्ल्ड वाइड वेब था उसका विस्तार, CERN ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम जो हमारे बर्नर्स से उसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट बस ये आपको एक बार रीड कर लेना है, ये आपको नोट्स इसका नहीं बनाने हैं। नोट्स अगर इसको बनाना होगा तो आपको ऊपर जो मैंने आपको बताया था हिग्स बोसॉन को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके आप बना सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है, देखो न्यूट्रिनो इंटरनेशनल नोवा जो हमारा कोलैबोरेशन जो हमारे न्यूट्रिनो से उसके बारे में नई जानकारी का पता लगा है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिनो जो घोस्ट पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, देखो घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में, ये विद्युत आवेश रहित लगभग नगण्य द्रव्यमान वाले यहाँ पर उपपरमाणिक कण या पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मिल्की वे आकाशगंगा के से परे खगोलीय जो हमारी परिघटना उसमें निकलने वाली जो उच्च ऊर्जा है उसमें न्यूट्रिनो द्वारा एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो के रूप में यहाँ पर जानते हैं इनको, ठीक है। ये घोस्ट पार्टिकल उन्हें भी कहा जाता है, और क्योंकि लगभग ये हमारा 100 ट्रिलियन जो न्यूट्रिनो होते हैं उससे प्रति सेकंड हमारी जानकारी के बिना पर मानव शरीर में होकर गुजर जाते हैं, ठीक है। उच्च ऊर्जा से हमारे न्यूट्रिनो जो होते हैं संभावित स्रोत क्या होते हैं, उसमें सुपरनोवा जैसी घटनाएं और एक्टिव हमारे जो गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं तथा ब्लैक होल जैसे जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके संभावित स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। सूर्य की नाभिकीय अभिक्रियाएं, पृथ्वी के जो कण होते हैं इसका 6 बीटा जो 6 पार्टिकल्स हैं, और एक्सीलेटर जो हमारे परमाणु ऊर्जा से होते हैं, इसमें भी सभी हमारे जो न्यूट्रिनो है इसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये कुछ आपका खास पॉइंट नहीं है, बस एक बार देख लेना है ये क्या क्या यहाँ पर कौन कौन काम कैसे करता है, ठीक है। कैसे पार्टिकल होते हैं और क्या यहाँ पर ये कैसे गुजरते हैं, ठीक है, मानव शरीर से कैसे गुजरेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि यहाँ पर जो हमारे घोस्ट पार्टिकल हैं ये लगभग 100 मिलियन बोल देगा, 100 मिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकंड हमारी मानव शरीर से यहाँ पर होकर गुजरते हैं। तो क्या गलत हो जाएगा, 100 ट्रिलियन, ठीक है, याद रखना ये। और एक और यहाँ से पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर, ये सूर्य की नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, पृथ्वी के कणों का 6 बीटा कण पार्टिकल्स, एक्सीलरेटर और परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं ये सभी न्यूट्रिनो को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है ये तीनों पॉइंट। आप एक बार बस इसको रीड कर लेना, और जो मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, जैसे कि बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो स्टेटमेंट जरूर नोट कर लिया करो कि कैसे गलत होगा। जैसे मैंने आपको गलत बताया कहाँ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे उठा के पॉइंट को गलत मार दिया करो और उसके नीचे दिख लिया करो सही कौन सा है, ये से, ठीक है, जो भी सही हो। आगे देखते हैं, न्यूट्रिनो की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, ये लगभग प्रकाश की रफ्तार से गति करते हैं, ठीक है। ये ना तो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होते हैं और ना ही ये बिखरते हैं, ये आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ये अपने स्रोत से सीधे रेखाओं में गति करते हैं। ये ब्रह्मांड के सभी परमाणु से अधिक दूरी संख्या पर मौजूद होते हैं। न्यूट्रिनो की कुछ विशेषताएं तो आपको याद रखनी, ये हमारी इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। कैसे लिखना है आपको ऐसे नहीं नोट करना जैसे नोट है, आपको लिखना है न्यूट्रिनो की विशेषताएं इसके अंदर,
उसके बाद 4 विशेषताएं, चारों के बारे में ऐसा करके नोट कर देना। आगे देखते हैं। न्यूट्रिनो वेधशाला, भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, अवस्थिति क्या होगी इसकी, ये तमिलनाडु में थेनी जिले में बोडी वेस्ट हिल्स है, उसमें यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चीन के ट्राई ट्रेड जो हमारा ट्रॉपिकल डीप सी जो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, ये भूमध्य रेखा के पास स्थित दक्षिण चीन सागर में बनाया जा रहा है। ये नया न्यूट्रिनो डिटेक्टर होगा। राइट, आइस क्यूब, ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, देखो पहला हमारा स्टेटमेंट बोलेगा कि हमारे न्यूट्रिनो है उसके बारे में आपको विचार करना है। ये बोलेगा इसे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा, परमाणु ऊर्जा नहीं देगा, ये सिंपल सा दे देगा, इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। तो क्या गलत होगा, इसे परमाणु ऊर्जा द्वारा भी संचालित किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा और आपका जो ये साइंस टेक्नोलॉजी विभाग है हमारा DST विभाग, इसके दोनों के द्वारा। तो हमारा दोनों अगर देगा तो आपका करेक्ट होगा, वरना एक अगर देगा तो गलत है। इसकी अवस्थिति ये बोलेगा अभी हाल ही में ये तमिलनाडु के दूसरा, यहाँ पर थेनी जिला बोला, कोई दूसरा जिला दे देगा, उस जिले में यहाँ पर जो है वहाँ पर मतलब जो उस जिले के बोडी वेस्ट हिल्स में किया जा रहा है। तो हमारा ये थेनी जिला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, खगोलीय घटनाओं के अन्य संकेतक, ये तो आपसे नहीं पूछेगा। संबंधित उदाहरण, हाँ ये यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा सही है, इसको देख लेते हैं। जो क्रॉसर होते हैं ये क्या होते हैं, देखो क्रॉसर जो हमारा शब्द है ये अर्ध तारकीय रेडियो स्रोत का संक्षिप्त रूप होता है। क्रॉसर जो हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा मिलती है। ये ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से एक बनाता है। उनकी उत्पत्ति, उनकी जो पृथ्वी से उनकी जो अधिक दूरी है उससे कारण यहाँ पर जो क्रॉसर है बिना उपकरण के नहीं देख सकते हो आप। ये रेडियो तरंगे जो होती हैं, वो रेडियो तरंगे प्रकाश जो हमारा होता है 10 प्रकाश, UV किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, उनमें गामा किरणें यहाँ पर क्या उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो बस एक बार आपको देख लेना क्या है, इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ये। ठीक है, आगे और गुरुत्वाकर्षण तरंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो GW गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं, इसने पहली बार जो हमारे न्यूट्रॉन तारे और एक रहस्यमय जो यहाँ पर अज्ञात पिंड है उसका विलय का पता लगाया। ठीक है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था मेरा। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ से देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से देखते हैं, जो लिखा है मास गैप, दरअसल सबसे भारी ज्ञात न्यूट्रॉन तारे में सबसे हल्के ज्ञात ब्लैक होल के बीच में पर द्रव्यमान की सीमा है। इसके बारे में देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमारे जो तरंगे हैं इसके बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष में 2 विशाल पिंडों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे स्पेस एंड टाइम में लहर पैदा करती हैं, करते हुए स्रोत से सभी जो स्रोत यहाँ पर पैदा करते हुए स्रोत से दूर सभी दिशाओं में गति करती हैं और ये अति प्रबल ऊर्जावान तरंगे होती हैं। ठीक है, एल्बर्ट जो हमारा आइंस्टीन उसने 1915 में सापेक्षता सिद्धांत पर इसकी भविष्यवाणी की थी। ये सिद्धांत 1916 में प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, ये तरंगे जो हमारी हैं ये प्रकाश की गति से चलती हैं। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। इसका कितना साल हो गया, 15 और 10 ये चल रहा है 25, तो मतलब 110 साल इसका करीब पूरा हो गया है। जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपना सापेक्षता का सिद्धांत की भविष्यवाणी की थी। तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन का यहाँ पर सिद्धांत था 110 साल पुराना। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो तरंगे हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगे इसके बारे में। तो आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है, 110 साल इसका पूरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिसका 110 साल हो रहा है, 100 साल हो रहा है, 50 साल हो रहा है, 40 साल हो रहा है, किसी का 5 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है, तो कभी बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इससे देखो यही टॉपिक जो कुछ टॉपिक जैसे कि आपके यहाँ पे मैं PT 365 करा रहा हूँ, तो अभी मैं टारगेट स्टार्ट किया हूँ, डेली का टारगेट, उसमें मैं डेली का आपको याद करने का देता हूँ, कौन कौन सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है वो देता हूँ, प्लस साथ में मैं करंट अफेयर्स भी देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। अगर आप डेली टारगेट नहीं फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे करंट अफेयर्स आप फॉलो कर लो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप डेली टारगेट को फॉलो करो, अगर नहीं आपको सही लगता है तो वहाँ से करंट अफेयर्स देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहते हैं। कल मैंने 7 करीब टॉपिक दिए और 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो अगर अच्छा लगता है तो। राइट, बाकी देखते हैं अपना ये GW की पहली बार पता लगाना गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगे है उसके पहली बार 2015 में लेजर जो हमारे इंटरफेरोमीटर है, ग्रेविटेशनल जो वेव है, उसमें ऑब्जर्वेटरी वेधशाला में परीक्षण किया गया था। 2017 में भौतिकी नोबेल में नोबेल पुरस्कार लिगो डिटेक्टर और गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे उसमें अवलोकन के जो निर्णायक योगदान उसके लिए यहाँ पर प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था, किस में प्रदान किया गया था, ये आपको याद रखना है, लिगो के लिए। ठीक है, आपसे बोल देगा लिगो के लिए प्रदान किया गया था 2018 में, तो क्या गलत हो जाएगा, डेट और यह चीज़ याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का निम्नलिखित महत्व क्या हो सकता है, ये तो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार परिघटनाएं क्या हो सकती है। देखो इसमें पहले जब किसी तारे में असममित रूप से विस्फोट होता है, ये सूसेस क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। जब बड़े
जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उत्पन्न होंगी। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे से परिकल्पना करेंगे तो भी क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जो होगा आपस में विलय होना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर इसके गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न होने की कुछ जिम्मेदार परिघटना है, ठीक है। लिगो के बारे में, लिगो क्या है, अभी मैंने ऊपर देखा था, ठीक है। लिगो वर्तमान में 2 इंटरफेरोमीटर है। प्रत्येक जो हमारे इंटरफेरोमीटर में 4 किलोमीटर की 2 भुजाएं होती हैं, राइट। ये भुजाएं एल आकार वाले जो हमारे व्यवस्थित होती हैं, ये उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए एंटीना के रूप में काम करती हैं, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो लिगो वाली और जो ऊपर मैंने पहले बताई, ठीक है। इसमें क्या है, संतुलित उच्च शक्ति वाले लेजर, सटीक क्षमता वाले दर्पण और आपके जो अल्ट्रा क्वाइट हमारे वाइब्रेशन होते हैं, आइसोलेशन सिस्टम होता है, और परिष्कृत जो हमारे सोपानिक फीडबैक प्रणालियाँ होती हैं, ये शामिल होती हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, इतने जो टफ वर्ड है इसको हटा दो, नहीं पूछेगा। यहाँ से फालतू याद करोगे और आपका यहाँ से दूसरा वर्ड यहाँ पे मिस होंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको ये पहला याद रखना है स्टेटमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, लिगो इंडिया जो है इसका निर्माण यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ यहाँ पर समझौता ज्ञापन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यहाँ पर तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यहाँ पर इसके संयुक्त रूप से करेंगे और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। हमारा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक पहला वाला इंपॉर्टेंट था। 2 पॉइंट आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ने हैं। आगे हमारा टॉपिक है अन्य सुर्खियों में जो हमारे घटनाक्रम रहे वो, जैसे आपका एंटी मैटर है, ये क्या है, देखो एंटी मैटर के बारे में, ये पदार्थ प्रत्येक मूल कण के लिए उसके समान द्रव्यमान वाला होता है, लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला एक विरोधी या प्रतिकण मौजूद होता है, इसमें एंटी मैटर से कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए धनात्मक रूप से आवेशित जो हमारे पॉजिट्रॉन है और ऋणात्मक रूप से जो हमारे आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्या एंटी मैटर होते हैं। आपसे बोलेगा एंटी मैटर के उदाहरण में से कौन से हैं, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एंटी मैटर के उदाहरण में से कौन से हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है, आवेशित हमारा पॉजिट्रॉन, यह बोल देगा ऋणात्मक रूप से प्रोटॉन, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा, ऋणात्मक रूप से हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और आवेशित रूप से हमारा धनात्मक रूप से हमारा पॉजिट्रॉन। तो दोनों बातें आपको ये याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे से क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट में नहीं देगा, सीधे से क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन आपको जो नहीं आता ना, करीब 80% 90% लोगों के लिए टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन संबंधित हमारा जो एंटीमैटर होता है उसमें पार्टिकल्स और पॉजिट्रॉन जो हमारे एंटी प्रोटॉन होते हैं उसको यहाँ पर न्यूट्रियंस कहा जाता है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसको यहाँ पर पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट, ठीक है। मिक्स नहीं करना है, आपको लग जाके साफ दूर बड़े बड़े पेज अक्षरों से लिख लेना है कि दूर से आपको क्लियर दिखी है, ठीक है। मैटर और एंटी मैटर कण हमेशा युग्मक होते हैं, ये युग्म होते हैं, उन युग्म में उत्पन्न होते हैं। हालांकि क्या है, जब एक कण उसके विरोधी या कण के प्रति यहाँ पर टकराते हैं तो क्या होगा, तो ऊर्जा की यहाँ पर एक चमक या फ्लैश उत्पन्न जो होता है वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इससे क्या नए कण के यहाँ पर प्रति जो एंटी पार्टिकल्स है वो उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि जो यहाँ पर ऐसे टकराएंगे तो क्या होगा, एक हमारा चमक पैदा करेंगे, चमक जो होता है फ्लैश पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, ठीक है, पैदा नहीं करते हैं। 2 पॉइंट अपना आप याद कर लोगे। यहाँ से आगे देखते हैं, आगे यहाँ से हाई एनर्जी जो हमारे फोटोन सोर्स हैं ये क्या है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर चीन हाई एनर्जी फोटोन सोर्स है, इसकी योजना बना रहा है, ठीक है, बनाने की योजना बना रहा है। तो क्या इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है। देखो ये एशिया का सबसे पहले दीप्तिमान सिंक्रोट्रॉन एक्सरे होगा, याद रखना है, एशिया का सबसे पहला, ठीक है, ना कि इंडिया का और ना ही वर्ल्ड का, राइट। जो सिंक्रोट्रॉन बिजली की मदद से यहाँ पर सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना अधिक दीप्तिमान प्रकाश की किरणों को उत्पन्न करेगा, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाभ क्या होंगे, ये शोधकर्ताओं को पदार्थ को हमारे स्पेस टाइम और एनर्जी में आयामों के साथ साथ यहाँ पर अणुओं और परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर उनकी घूर्णन के बारे में समझ को विकसित करने में मदद करेगा, है ना। इंडस 1 पहला भारतीय सिंक्रोट्रॉनर्स हमारा जो सिंक्रोट्रॉन सोर्स है, ठीक है, आपको याद रखना। तीनों बातें हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे टॉपिक देखते हैं। यहाँ से अगला टॉपिक हमारे यहाँ से होगा जॉइंट जो हमारे रेडियो सोर्सेज है ये, ठीक है, इसको देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। देखो जॉइंट्स हमारे जो रेडियो सोर्सेज है इसके बारे में, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें शामिल होते हैं। इसके केंद्र में एक सुपर जो मैसिव ब्लैक होल होता है, ठीक है, ये ब्लैक होल जीआरएस के केंद्रीय इंजन के रूप में काम करते हैं और आसपास के जो क्रेटर्स को खींचता है, उन्हें गर्म प्लाज्मा के यहाँ पर जेट बनाता है और रेडियो उत्सर्जन के विशाल जो हमारे लोब है उसका यहाँ पर निर्माण करता है। तो दोनों पॉइंट हमारे याद रखना है, जॉइंट रेडियो सोर्स। देखो सिंपल से छोटे छोटे चीज़ें जो हैं आपको एकदम चिपका के पेश करके नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको दिखी नहीं रही कहाँ क्या लिख दिया है, आप सिंपल सा लिखोगे जॉइंट जो आपका रेडियो सोर्सेस हैं, 2 बातें ऐसे करके लिखोगे और ऐसे करके, भले ही आपका पेज ज़्यादा जा रहा है बट आपको चीज़ें दिखनी चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे करके नोट कर जाओगे तो आपको पेपर टाइम में कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे कम ये चीज़ ऐसा बनाओगे और ऐसा करके अलग अलग लिखोगे तो दूर से आपको चीज़ें शो होंगी कि हमारे इसके 2 पॉइंट है, मुझे ऐसे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे करके नोट्स बनाना है आपको, राइट। आगे देखते हैं, और ये दोनों पॉइंट हो गए। ये तो टेस्ट सीरीज के बारे में दे रखा है, इसको हटाते हैं।
आगे है दक्ष परियोजना, ये क्या है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा दक्ष परियोजना यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है इसका, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हाई एनर्जी वाले 2 स्पेस हमारे टेलीस्कोप बनाने की योजना। ये टेलीस्कोप जो हमारे खगोलीय विस्फोटक उसको घटनाओं के स्रोतों के रूप में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका उद्देश्य होगा कि हमारे गुरुत्वाकर्षण है, तरंगे हैं, उनके स्रोत के हाई एनर्जी समकक्ष या उसके स्रोतों का पता लगाने या उसके वस्तुतः निर्धारण करने के लिए इसकी विशेषता को बताना, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, इसकी उद्देश्य होगा। गामा रे जो हमारे बर्स्ट होती हैं उसमें आंशिक संकेत का भी यहाँ पर पता लगाना और उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, गामा वाला आपको याद रखना है। आपको सीधा सा क्या लिखना है, दक्ष परियोजना, जो दक्ष परियोजना क्या है इसके बारे में लिखेंगे, और सेकंड पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसा लिख दोगे ये, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, जो हमारा उद्देश्य हाई एनर्जी है उसके समकक्ष यहाँ पर स्रोतों का पता लगाना। तो 3 पॉइंट आप छोटा छोटा सा नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखो जो गामा रे है इसका पता लगाने वाले अन्य मिशन कौन कौन से मिशन यहाँ पर अभी स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो हमारा देखो आपका एस्ट्रोसैट, ये भारत का मल्टी जो वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, और हमारा फर्मी गामा रे हमारा जो स्पेस टेलीस्कोप है ये भी आपका गामा रे का पता लगाएगा, और नासा की यहाँ पर जो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर जो गामा रे है इसको यहाँ पर पता लगाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गामा इनमें से कौन सी जो हमारे मिशन है जो गामा रेस का पता लगाने के लिए साबित हो रहे हैं, मतलब सही साबित हो रहे हैं, यानी के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गामा रे को मिशन को पता लगाने के लिए। तो कौन सा है, 1, 2 और 3, ये सभी तीनों हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन एक तो, और दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सेकंड टाइप से, ये जो गामा रे पता लगा इनमें से कौन सा मिशन है जो गामा रे का पता लगाएगा। 3-4 मिशन दे देगा और एक मिशन आपका सही होगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा मिशन है वो, राइट। तो याद रखना है, ये आपसे दे देगा फर्मी गामा, ये वाला कुछ दे देगा ऐसे करके, या फिर जिसमें गामा नहीं लिखा होगा वो दे देगा, जैसे एस्ट्रोसेट दे देगा, है ना। यहाँ पर गामा जो नासा की जो ऑब्जेक्टिव मिशन है इसको दे सकता है, ये वाला नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर गामा लिखा हुआ है, राइट। इन दोनों में कोई दे देगा एक। तो याद रखना है कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा है हाइड्रोजन जो लाइन 21 सेंटीमीटर जो है, इसको देखते क्या हाइड्रोजन लाइन या 21 सेंटीमीटर लाइन के बारे में। ये आणविक हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित एक हमारा स्पेक्ट्रल लाइन है। ये तब उत्सर्जित होती है जब एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक की प्रक्रिया करता है और उच्च ऊर्जा स्तर से अचानक यहाँ पर निम्न स्तर में यहाँ पर पहुंच जाता है। इस घटना के दौरान प्रकाश के रूप में यहाँ पर विशेष रूप से लगभग 21 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य के साथ साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और रेडियो खगोल जो हमारे होते हैं भौतिकी, इसमें उपयोग सौर मंडल और ब्रह्मांड की संरचना एवं विकास के अध्ययन में सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 21 सेंटीमीटर लाइन है, हाइड्रोजन लाइन क्या है ये, ठीक है। तो आपको एक बार अगर पढ़ना लिखना है आपको तो 2 से 3 लाइन आपको इसी टाइप में आपको लिख जाना है, बस कुछ खास ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, टॉपिक नंबर 5, ठीक है। देखते हैं अगर पूरा हो जाएगा तो ठीक है, वरना आधे को इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट 5 मिनट तक की वीडियो रखेंगे इसको, ठीक है, या 1 घंटे तक की। तो देखते हैं इसको। देखो हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है इसरो और संबंधित घटनाक्रम हेडक्वार्टर किधर इसका बेंगलुरु में, राइट। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में की गई थी, ठीक है। तो आपको ये स्टैटिक पॉइंट है, कुछ आपको यहाँ पे याद एक बार देख लेना स्टैटिक पॉइंट। देखो कैसे लिखोगे, हमारे इस दौर संबंधित घटनाक्रम जो है ना, उसमें से आपका हेडक्वार्टर किधर इसका, किसका, इसरो का। इसरो के बारे में आप लिखोगे हेडक्वार्टर किधर है, ये क्या 4 5 6 बातें यहाँ पे से अगर नोट कर लोगे, स्टैटिक पॉइंट हमेशा के लिए आपका काम आएगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। आगे संगठन की संरचना क्या होती है, कौन कौन शामिल हो सकता है इसमें, ठीक, कौन कौन इसका अंतरिक्ष आयोग हो सकता है, तो ये आप खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। इतना आएगा नहीं, इतना आप एक बार ये चार्ट है ना, चार्ट बना के आप अपनी वॉल पे चिपका सकते हो। तो आप जितने बार निकलोगे तो आप एक चीज़ आपको पे दिखती रहेगी, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जितने यहाँ पे ऐसे चार्ट हैं आप फ्री होकर चार्ट बना लो, मुश्किल से आपका 15 मिनट लगेगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट इसको बना के अपना पेस्ट कर लो और हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक चीज़ याद करोगे फिर आप देखोगे पेपर में आएगा नहीं आया, तो इस वजह से इतना टाइम आपको नहीं देना है। आगे देखते हैं स्पेस डार्किंग जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, देखते हैं। ये देखो इसके बारे में, स्पेस डार्किंग में 2 अंतरिक्ष यान हमारे जो हैं ये मानव युक्त या मानव रहित, इसको एकदम सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ यहाँ पर भौतिक रूप से जोड़ सकता है, जिसमें क्या दोनों अंतरिक्ष यान ईंधन भरने, मरम्मत करने और चालक जो दल हैं उसके आदान प्रदान जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनके बारे में इकाई रूप में यहाँ पर काम करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे इसके बारे में बता रहा है स्पेस डार्किंग जो इसके बारे में एक बात बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपको ये बताना चाहिए, हमारा जो इंट्रोडक्शन है स्पेस डार्किंग के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, इससे क्या है अंतरिक्ष कक्षाओं में अत्याधुनिक जो फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका निर्माण और अंतरिक्ष अन्वेषण उसको आगे बढ़ाने पर काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। कुछ हमारे जो अंतरिक्ष यान है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जो हमारे डॉक करते हैं उसमें अन्य स्टेशन के साथ यहाँ पर ये बर्थ माध्यम से जुड़ते हैं। डार्किंग और बर्थिंग में दे रखा है। अंतरिक्ष यान
स्वयं अपनी कक्षा में गति में आवश्यक बदलाव करके स्टेशन से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बर्थिंग में क्या होगा, ये एस्ट्रोनॉट जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन होते हैं उसमें रोबोटिक आर्म्स की मदद से जो अंतरिक्ष यान है उसको जोड़ता है, और इसके बाद क्या मिशन कंट्रोल और जो पृथ्वी है उसके नियंत्रण को लेकर यहाँ पर संभालता है। और रोबोटिक आर्म्स जो हमारे हैं इसमें अंतरिक्ष यान को अटैचमेंट साइट के बारे में से निर्देश कर देता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर इतना कुछ खास पूछेगा नहीं, एक बार बस याद रख लेना डार्किंग में क्या है और पार्थिंग में क्या है, क्या यहाँ पर इसके माध्यम से कैसे जुड़ेंगे लोग, ठीक है। तो बस इतना आपको पॉइंट लिख लेना है अगर लिखना चाहते हो तो आप, राइट। आगे देखते हैं स्पेस डार्किंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो इसमें हमारा इसरो का जो स्पेस जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संबंधित एक प्रयोग है। इसका उद्देश्य ऑटोनोमस जो डार्किंग हमारे हैं महारत हासिल करना, और ये अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षमता जिसे केवल कुछ गिने चुने देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन यही विकसित कर पाएंगे, ठीक है। एक तो पॉइंट ये अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। चेसर और टारगेट नामक दो हमारे उपग्रह, इसको एक ही PSLV द्वारा यहाँ पर बहुत कम अंतराल पर स्थित अलग अलग जो हमारे कक्षाएं उसमें ऑर्बिट्स में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। ये लगभग पृथ्वी से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉक किया जाएगा। ये तकनीकी चंद्रमा में सैंपल लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका निर्माण करने में संचालित होगी, ठीक है। जैसे हमारी अंतरिक्ष जो योजना है उसके लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है। इस दौरान दोनों सैटेलाइट डार्किंग के लिए यहाँ पर अपनी कक्षा के प्रति यहाँ पर अपनी कक्षा और जटिल में यहाँ पर क्या बदलाव करेंगे, बदलाव शामिल होगा, ठीक है। ऑटोनोमस जो हमारे रेंडेज बस होंगे उसमें क्या है डार्किंग में, देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन से यहाँ पर बदलाव करेंगे जिसमें शामिल हैं। एक तो हमारा ऑटोनोमस जो आपका रेंडेज बस होगा ये आप, और डार्किंग और फॉर्मेशन आपका फ्लाइंग, ठीक है। रिमोट ऑपरेशन ये सब यहाँ पर हमारे जो अपनी कक्षा है इसको गति के लिए यहाँ पर बदलाव करेंगे सब, ठीक है। तो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, टॉपिक पूरा छोड़ते हैं इसको, ठीक है। बस एक पॉइंट ऊपर था वो आपको याद रख लेना है। और इसका जो चेसर टारगेट था ये नमक दो उपग्रह थे, इसको कम अंतराल में पर पृथ्वी को अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित किया था। तो दो बातें आपको सिर्फ याद रखनी है और एक पहली बात है ये, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है ऐसे दो बातों के अलावा, ठीक है। छोड़ देते हैं पूरा टॉपिक, कुछ खास इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं PSLV ऑर्बिटल जो हमारे एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है इसमें जिसको POEM-4 बोलते हैं, ठीक है। इसको C60 के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। POEM के बारे में, इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि जो मुख्य हमारे उद्देश्य होता है जो हमारे ऑन ऑर्बिट प्रयोग है उसमें जो लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म है उसको प्रदान करना। अब तक अंतरिक्ष में छोटी कंपनी को स्टार्टअप्स द्वारा अपना स्वयं सिस्टम लॉन्च करना और पारंपरिक रूप से बहुत महंगा रहा है, ठीक है। और रणनीतिक महत्व क्या होगा इसका, ये अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स जो होते हैं उसके समझ प्रवेश संबंधी जो हमारी बाधा है उसको क्या कम करेगा, साथ ही क्या भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित यहाँ पर नवाचार को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो पॉइंट आपको याद रखना है। POEM-4 क्या है, कब लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में एक पॉइंट ये, दो पॉइंट ये, दो ही पॉइंट आपको पढ़ना है इसके। आगे देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान प्रोग्राम को द्वारा का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है BS की पहली इकाई के निर्माण को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, ठीक है। इस वजह से क्या न्यूज़ में, तो देखते हैं इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के जो प्रक्षेपण यान है NGLV इसके विकास को मंजूरी दी है। NGLV विकास जो हमारा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS की स्थापना और संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इसमें लॉन्च व्हीकल Mark 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी। यह 30 टन के पेलोड्स को निम्न भू कक्षा में यहाँ पर ले जाने में सक्षम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं गगनयान प्रोग्राम के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ये भी आप एक बार पढ़ सकते हो, नोट्स में अपना मतलब ऐसा बना के लिख सकते हो अलग अलग, ठीक है। आगे देखो नोट्स होगा, छोटे से छोटा नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। जो चीज़ें मतलब कवर करनी है, ये भी नहीं कि पूरी चीज़ें नोट कर जाओ यहाँ पे, राइट। गगनयान प्रोग्राम क्या होगा, गगनयान प्रोग्राम भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा, ठीक है। आगे उद्देश्य इसका क्या होगा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टीम को 3 दिन में मिशन को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की जो ऊपर कक्षा है उसमें भेजना और सुरक्षित वापस लाना, ठीक है। आगे तकनीकी का विकास जो होगा, गगनयान मिशन के कई महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकी होंगी उसके विकास को यहाँ पर किया जाएगा, जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ पर चालक दल को सुरक्षित रूप में अंतरिक्ष में ले जाना, ठीक है। और ह्यूमन जो आपका रेटेड लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, उससे और ह्यूमन जो रेटिंग है आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए LVM-3 इसका रिकॉन्फिगर्ड किया गया है। और संस्करण के विपरीत हमारे 3 चरण हैं इसके, ठीक है। एक तो आपका ठोस, तरल और आपका क्रायोजेनिक, ठीक है। ये हमारे इसमें 3 चरण होते हैं। गगनयान का सफल प्रक्षेपण उपरांत यहाँ पर भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष मानव भेजे हैं और अंतरिक्ष पर मानव भेजे हैं। और अन्य 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन है। ये 2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। जो आपको यहाँ पर LMV-3 है, ये आपका जो बोलेगा हमारा जो ठोस, तरल और क्रायोजेनिक, और एक और बोल देगा कुछ, ठीक है। बोलेगा 4 चरणों वाला हमारा ये एक
इंजन होगा, या फिर कुछ यहाँ पर जो हमारा 4 चरण वाला यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर्ड किया गया 4 चरणों के लिए, ऐसा कुछ बोलेगा आपसे, ठीक है। 2 बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। आगे देखते हैं और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS के बारे में। BS हमारा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगभग 400 से 450 किलोमीटर ऊपर जो हमारी कक्षा है उसमें स्थापित अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो होगा। इससे 5 मॉड्यूल होंगे जिसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ठीक है। लक्ष्य क्या होगा? पहला मॉड्यूल हमारा बेस मॉड्यूल होगा, दूसरा और हमारा 2028 में लॉन्च किया जाएगा। BS को 2035 तक संचालन यहाँ पर लाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है BS के बारे में। आपको कैसे लिखना है? BAS जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में। ऐसे 2-3 पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, दूर से आपको याद हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने BS लिखा और लास्ट टाइम जब तैयारी करो मतलब याद करो तो भूल जाओ कि BS क्या था, क्या है BS पता ही नहीं है। तो क्या है, BS का फुल फॉर्म भी लिख लें, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। आगे देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS का महत्व क्या होगा, या आप महत्व पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या इसके महत्व होंगे आगे देखते हैं। अन्य यहाँ पर जो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन है, जैसे आपका सैल्यूट 1 है, ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा पर प्रक्षेपित किया गया था। आपसे बोलेगा सैल्यूट 1 ये क्या है? ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। ये बोल देगा सोवियत संघ द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, या बोलेगा जो अमेरिका है उसके द्वारा पर इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। स्काईलैब ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा द्वारा 1973 में प्रक्षेपित किया गया था। कारगिल अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन है ये एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था और ये 2000 से सन 2000 से कार्यरत है, अपना काम पे लगा हुआ है। आगे देखते हैं। ये कुछ इतना खास नहीं है, ये देखते हैं नासा वाला। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारा स्पेस एजेंसी इसकी है, ठीक है। रॉसकॉस्मोस आपका रूस की है, और ESA मतलब इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो हमारी यूरोप की है, और जाक्सा, ठीक है, ये हमारी जापान की है। जापान जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी होती है ये हमारी जापान की है, और CSA हमारा जो है ये कनाडा की है, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ पर और तो कुछ खास इसमें नहीं है। वीनस ऑर्बिटल देखते हैं, हटाते हैं उसको। आगे देखते हैं अपना वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। ये देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर जो हमारा मिशन है इसको लेकर भारत के पहले शुक्र मिशन को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, ठीक है। आपसे बोलेगा जो वीनस मिशन है हमारा, इसके तहत सबसे पहले जो मंगल ग्रह है, मंगल मिशन है, उसके रूप में यहाँ पर मंजूरी मिली है। तो क्या गलत हो जाएगा? शुक्र मिशन को लेकर मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या? WOM मतलब हमारा जो वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसका उद्देश्य होगा जो हमारे शुक्र है उसके वायुमंडल में धूल और उसके जो एयर ग्लो उसकी जांच करना, ठीक है। इसकी सतह पर स्थलाकृति मानचित्रण करना और सौर एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। यह मिशन हमारा शुक्र जो है ग्रह उसकी सतह पर यहाँ पर वायुमंडलीय प्रक्रिया उसके जो वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर समझ प्रदान करना, ठीक है। प्रक्षेपण की तारीख क्या होगी? मार्च 2028। लॉन्च व्हीकल क्या होगा? मार्क 3 LVM-3, ठीक है। आपसे बोलेगा ये PSLV 3 से यहाँ पर भेजा जाएगा 2028 में। तो क्या गलत हो जाएगा? कहाँ से भेजा जाएगा? LVM-3 से, और ये मंगल के लिए नहीं, यहाँ पर शुक्र के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये प्रमुख पायलट क्या होंगे? पायलट तो ऑप्शन नहीं पूछेगा, हटा दो। ये आपको 2 से 3 पॉइंट जो मैंने बताया आपको ये याद रखना है, नोट्स भी बना लेना है इसका, पूरे करने बनाना है। वॉक्स क्या है जो मैंने उद्देश्य आपको बताया इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको यहाँ पर नोट करना है। शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं, न्यूज़ में आया तो उसको देख लेते हैं। ये शुक्र ग्रह जो बना है पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह, समानाकार के एवं पृथ्वी के कारण यहाँ पर शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। काफ़ी हम देखो यहाँ पर अगर जो चीज़ जिसकी वजह से न्यूज़ में आ रहा है तो वो उसको खींच के ला रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। भले UPSC उसके बारे में ना पूछेगी यहाँ पर, जो अभी स्थापित किया जाएगा 2028 में शुक्र का, ठीक है, ये आप लेकिन शुक्र के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या जो साथ में लेके आ रहा है वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो साथ में आ रहा है, ठीक है। तो शुक्र हमारा साथ में आया, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी कच्छी अवधि क्या होती है? 2 to 4.7 पृथ्वी दिवस होती है, ठीक है। शुक्र का सघन वायुमंडल उष्मा के भीतर ही रोक कर रखता है और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव में नियंत्रित हो जाता है, यानी हमारा जो रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस कारण क्या हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के घने और विषाक्त बादलों से घिरा होता है। आप बोलेगा जो शुक्र, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो शुक्र ग्रह है स्टेटमेंट में देके पूछेगा, 2 बातें दे देगा, तीसरी बात यहाँ से कुछ और दे सकता है, जैसे कि शुक्र ग्रह जो हमारा है इसमें जो अमोनिया के होने के कारण यहाँ पर क्या विषाक्त जो बादलों से घिरा होता है, ठीक है। ये बादलों को लेकर कोई यहाँ पर गैस दे देगा, उस गैस से यहाँ पर घिरा होता है, तो आपको याद रखना सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसकी विषाक्त बादलों से घिरा रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्रह वायुमंडल में फास्फीन गैस पाई जाती है, ठीक है। ये ग्रह जो है वायुमंडल में फास्फीन गैस पाई जाती है, और ये फास्फीन गैस सूक्ष्म जीवों की जो मौजूदगी है उसमें संभावित संकेतक मानता है, या ऐसा बोल सकता था कि फास्फीन गैस के कारण यहाँ पर जो विषाक्त बादल उससे घिरा रहता है। तो आपको कहाँ पर फास्फीन होगा, कहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, आपको याद रखना है। यूरेनस की तरह शुक्र
ग्रह भी यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर शुक्र ग्रह आया तो ये ग्रह को लेकर दूसरा भी ग्रह यहाँ पर घसीट सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे बोल सकते हैं जो ग्रह हैं इनको उनके बढ़ते क्रम में लगाना है या घटते क्रम में, ऐसे बोल सकता है ना। जो नहीं कि आपको स्टार्टिंग से पूछो, 20 से पूछ लेगा कि इनको उनके से घटते क्रम में लगाना है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, स्टैटिक में जाके आपको जो ग्रह हैं वहाँ पे ज्योग्राफी से जाके कवर कर लेना है। ठीक है, बुक आपकी जो है महेश वर्णवाल बुक है, वहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें देख सकते हो। शुक्र के लिए कुछ मिशन था, जैसे कि आपका मेरिनर है ना, ये वेनेरा और मेलेगन, आकाशसुखी। ठीक है, यहाँ पर कुछ शुक्र के मिशन है। आगे देखते हैं आदित्य L1, ये क्या है? आदित्य L1 मिशन है, इसमें वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत जो हमारे थे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 हेलो ऑर्बिट में पहुंचा था। ठीक है, L1 जो हमारा है लैग्रेंजियन पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में चारों ओर यहाँ पर एक चक्कर को पूरा करने में 178 दिन लगे थे। L1 मिशन जो हमारा 2023 के बारे में, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस सूर्य के ऊपरी जो हमारे वायुमंडल उसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोनस यहाँ पर अध्ययन करेगा। ठीक है, ये क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग आंशिक रूप से क्या है, आयनित जो हमारे प्लाज्मा है, कोरोनल मास है, इजेक्शन है, इसकी परिघटना और सौर लपटों है उसके पीछे यहाँ पर भौतिकी यहाँ पर अध्ययन करेगा। ये कुछ आपसे नहीं पूछेगा, 2 बातें ऊपर इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। सूर्य से आने वाले जो हमारे आवेशित जो ऊर्जावान कण है, इसके पीछे भौतिकी समझने के लिए क्रम डेटा एकत्र करने हेतु इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा इन्वायरमेंट का पर अवलोकन करता है। यहाँ पर बोलेगा एक्स सेटू बोल देगा, मतलब एक्स सेटू बोल देगा, इन सीटू लिखा है यहाँ पर, एक्स सेटू बोल देगा। एक्स सेटू जो हम पर पार्टिकल्स है प्लाज्मा, उसके इन्वायरमेंट का अवलोकन करेगा, तो क्या है, गलत होगा, इन सीटू याद रखना है आपको। और अंतरिक्ष मौसम में को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सौर पवन की उत्पत्ति, उनके संगठन और उनका अध्ययन करना। ठीक है, पेलोड जो हमारे हैं ये अपने साथ 7 पेलोड्स जो आपके विजुअल एनिमेशन लाइन जो होते हैं क्रोनोग्राफ, ये VELC, ये सोलर अल्ट्रावायलेट जो हमारे इमेजिंग टेलीस्कोप होते हैं आदि में यहाँ पर ले जा सकते हैं इनको पेलोड को। ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं पूछेगा, हटा देते हैं इसको। ऊपर जो मैंने पूछा है इंस्टीट्यूट वाला ये इंपॉर्टेंट था, और एक ये क्रोमोस्फीयर जो मैंने है ना मास इंजेक्शन, तो इसको लेकर यहाँ पर पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं हेलो ऑर्बिट्स क्या होते हैं। देखो ऐसे करके नोट्स आपको जैसे इन्होंने लिखे वैसे नोट्स आपको नहीं लिखना है, मैं फिर से बोलता जा रहा हूँ। कोशिश करना है ऐसे नोट्स लिखना कि लास्ट टाइम पे आपको अच्छे से देख पाओ इसको, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो नोट्स बनाते हैं ना वो सब रखे रह जाते हैं, टाइम नहीं मिलता देखने का। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे नोट्स बनाओ कि आप एक बार आधे घंटे में भी पूरी यहाँ पर जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी मैगजीन है पूरी खत्म कर सको। ठीक है, ऐसे करके नोट्स बनाने हैं आपको। हेलो ऑर्बिट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक निश्चित हमारे जो त्रिआयाम में ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स में 2 खगोलीय पिंड, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अंतरिक्ष यान वाले जो हमारे उपग्रह हैं उसमें अधिक पर लगने वाला जो हमारे केंद्र प्रसारित बल है उस पर लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, हेलो ऑर्बिट्स किसी 3 पिंडों वाली प्रणाली उसमें मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी, चंद्रमा, अंतरिक्ष यान। हेलो ऑर्बिट्स मुख्यतः 3 हमारे जो लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं L1, L2, L3 से संबंधित होते हैं। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? लैग्रेंज पॉइंट हमारे पर 2 विशाल द्रव्यमान वाले जो 2 पिंड है उसमें गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यहाँ पर छोटे छिद्र और उनके साथ घूमने के लिए यहाँ पर आवश्यक जो अभिकेंद्री बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। ठीक है, 2 पिंड वाली जो गुरुत्वाकर्षण प्रणाली इसमें कुल 5 लैग्रेंजियन जो हमारे पॉइंट होते हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में दर्शाया जाता है। 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स में 2 L4, L5 यहाँ पर स्थिर माने जाते हैं। ठीक है, नोट्स पूरे का नहीं बनाना है, सिर्फ जो हमारे L1 पॉइंट क्या होते हैं, L2, L3 पॉइंट क्या होते हैं ये आपको पॉइंट पर देखना है, और एक पॉइंट ये लिख लेना है कि हमारे कुछ टोटल हमारे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं L1 टू लेकर L1 से 5 तक। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। और महत्व क्या होगा इसका? अंतरिक्ष यान 2 बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी के मध्य यहाँ पर न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहते हैं। L1 से बिना किसी अवरोध ग्रहण परिघटना के लगातार सूर्य का पर्यवेक्षण संभव नहीं आता है। अन्य जानकारी क्या होगी? नासा जो हमारा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसका संयुक्त रूप से सौर और हमारा जो हीलियोस्फेरिक ऑर्बिटरी हमारा सैटेलाइट होगा उसके लेकर मिशन L1 यहाँ पर पॉइंट के पास स्थित माना जाएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसको हटाते हैं। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट की हेलो कक्षा में यहाँ पर स्थापित किया। ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें मैंने इसको ये किया हुआ है। ये आगे देखते हैं सौर गतिविधि का अध्ययन करने के लिए मिशन पार्क सोलर प्रोब मिशन है। ये आपको याद रखना भी हमारा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, 2 बातें याद रखनी है इसकी, जो एक पहले बात से लिखी, दूसरी बात ये पार्क सोलर प्रोब मिशन नासा द्वारा, ऐसा पार्क सोलर प्रोब मिशन लिखोगे नासा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक बात ये, दूसरी बात ये।
तो आपको याद रहेंगे नासा कौन है, कौन सा हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सब भी देखना है कौन कौन से मिशन शामिल हो रहे हैं। आपसे इसे भी बोल सकता है इनमें से कौन सा मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैं, ESA द्वारा मिशन बता देगा, 3-4 आपको दे देगा ऐसे करके। तो उसमें भी आपको अगर ऐसे करके नोट्स बनाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि कौन सा नासा का था और कौन सा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 है, इस पर ऐतिहासिक लैंडिंग और यहाँ पर स्मृति भारत में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो वहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3 है, ये मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर अपनी सतह पर जो सफलतापूर्वक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 के बारे में, ये चंद्रयान 2 2019 को फॉलो ऑन का मिशन है। ठीक है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट यहाँ पर शिव स्टेशन शिव के नाम से यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी PCS ने पूछा है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर जो विभिन्न हमारी गतिविधियां हैं वो क्या शुरू भी की थी। दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये करीब तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान सकते हो। राइट, आगे अमेरिका और रूस चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अपना यान उतारने वाला 5वां देश बन गया और उसने स्मार्ट लैंडर जो होता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लेम को भी चंद्रमा पर यहाँ पर लैंडिंग करवाई है। देखो ये बात पूरी बोल देगा और बोल देगा भारत ने हाल ही में भी ऐसा किया है, तो क्या गलत है? किसने किया? ये जापान ने किया है। याद रखना है आपको, कैसे गलत हो सकता है मैं एक एक चीज़ आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रक्षेपण यान भूतुल्यकालिक जो हमारे उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये GSLV हमारा जो मार्क 3 है, MK 3, इसमें यहाँ पर इसका जो भूतुल्यकालिक उपग्रह जो क्षेत्र होगा ये। ठीक है, प्रमुख पेलोड क्या होंगे? पेलोड आपसे नहीं पूछिएगा, इसको हटा दो। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा का फॉर साइड, चंद्रमा का फॉर साइड ये क्या है? चीन में मानव रहित जो हमारा जो अंतरिक्ष यान है, इसने चांग-ई 6 चंद्रमा नामक अंधकार के जो हिस्से उसके हिस्से यानी फॉर साइड पर उतरने वाला सफलता प्राप्त की है। ये दूसरी बार है जब चीन के यहाँ पर यान साइड पर उतरा हुआ है। ठीक है, 2019 में चीन चंद्रमा पर फॉर साइड में अपना यहाँ पर उतरने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं, क्योंकि 19 में बना था, उसके बाद दोबारा फिर से इसने ऐसा किया है। ठीक है, हटा दो इसको, ये आपको नहीं पढ़ना है। चंद्रमा फॉर साइड के बारे में, ये क्या होता है? देखो चंद्रमा फॉर साइड ये एक आपका गोलार्ध या हिस्सा है जो पृथ्वी के कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है। ये आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि चंद्रमा जो फॉर डार्क साइड है हमारा, इसमें ये जो हमारा बोलेगा ये चंद्रमा का वो गोलार्ध हिस्सा है जिसमें यहाँ पर पृथ्वी कुछ पार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और इसे चंद्रमा का डार्क साइड भी कहा जाता है। ये आपसे सही बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा कुछ पार्ट दिखाया था, लेकिन आपको आगे की बात सही बोल देगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है उसके कारण चंद्रमा पृथ्वी की जो टाइटली लॉक्ड है, इसका अर्थ होता है कि चंद्रमा जो अपनी धुरी है उसको घूर्णन को ठीक समय से लगा सकता है। ठीक है, जितना अधिक यहाँ पर या जितने से पृथ्वी के चारों ओर मासिक जो परिक्रमा पूरी करेगा, उतनी ही यहाँ पर चंद्रमा एक हिस्से को लेकर हमेशा पृथ्वी की ओर बना रहेगा। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। बस आपको ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था, वो याद रखना है। सुर्खियों में रहे चंद्र मिशन कौन कौन से? देखो एक तो हमारा चंद्रयान 4 मिशन था, यहाँ पर न्यूज़ में था। ठीक है, आपको स्टैटिक पॉइंट आपको ऐसे खुद से पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं? जो यहाँ पर ब्लैक से दे रखा है, सिर्फ वो पॉइंट। जैसे मैं 2 आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे चंद्रयान 4 दे रखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन है इसको मंजूरी प्राप्त की। ये आप सब नहीं लिखना है आपको, केंद्रीय मंडल ने और कौन विधानमंडल में, सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है? चंद्रयान 3 का देखो चंद्रयान 3 जो हमारा एक परिवर्ती मिशन है, पहला पॉइंट। कैसे लिखोगे? चंद्रयान 4 ये हमारा क्या है? एक परिवर्ती मिशन है, ऐसे करके। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा पर लैंडिंग करना और चंद्रमा नमूने को एकत्रित करना। सेकंड पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ। तीसरा पॉइंट है, इस मिशन के पश्चात अंततः भारत 2040 तक जो भारतीय चालक दल है इसके रूप में यहाँ पर एक आधारभूत पदों की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। 3 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना, जो डार्क से लिखे सिर्फ आपको उतने पढ़ना है ना। विशेषता विवरण में हमको उतने पढ़ना है जो यहाँ से पॉइंट हाईलाइट करके रखे। ठीक है, तो आपको ये खुद से कवर कर जाना है, ऐसा बनाना है और आपको 3 से 4 पॉइंट लिख जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है, ये क्या है? देखो इसके बारे में देखते हैं। क्या है ये? हाँ, RLV LEX जो है 03, ये मिशन जो हमारा अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले जो हमारे यान है उसके लिए हाई स्पीड जो हमारी लैंडिंग स्थिति है उसको अनुकरण करना। ठीक है, और ये परीक्षण पुष्पक नामक जो विंग्स हैं युक्त यान है उसके माध्यम से किया जाता है। परीक्षण के दौरान पुष्पक स्वतः रनवे पर पहुंचा और उसमें सटीक जो हॉरिजॉन्टल है उसमें लैंडिंग की। आगे देखते हैं क्या है, ये तो कुछ दोनों बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं इसको। ज्ञात है कि स्पेस
जो एक्स का फाल्कन 9 वर्टिकल लैंडिंग करता है, जबकि पुष्पक विंग्स जो सहायता से हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता है। हाँ, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। जो स्पेस एक्स हमारा है, ये फाल्कन 9 हमारा वर्टिकल लैंडिंग करता है, जबकि हमारा पुष्पक विंग हमारा हॉरिजॉन्टल लैंडिंग। ये 2 पॉइंट आपको सिर्फ याद होना चाहिए इसके, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, क्योंकि ये देखो ये जो बात है ना, ये बात आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन होगा वहाँ पे स्टेटमेंट में रख के आपसे पूछ सकता है। अब लेकिन किस में पूछेगा ये तो नहीं पता। जैसे कि आप स्पेस एक्स फाल्कन है, वहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। पुष्पक के बारे में बना सकता है। अगर बनाएगा तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर देगा, गलती यहीं पर करेगा, बाकी पॉइंट आपको सही देगा, गलती यहाँ पर करेगा, ये आपको सही करना है, ठीक है। इसरो का RLV जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, ये क्या है, इसमें ये पॉइंट आपको छोड़ना है। आगे देखते हैं। इसमें यान का मुख्य ढांचा, इसमें इंजन, विंग्स, ये भी आपको हटाना है, ठीक है। RLV-TD भारत को 2 चरणों वाले जो रिजर्वेबल जो कच्ची प्रक्षेपण का पहला चरण बनाने के लिए विकसित, ये भी नहीं छोड़ना। ये आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट खास नहीं है, इसको छोड़ देते हैं पूरा, ठीक है। आपसे पेपर में नहीं पूछेगा ये, बस एक पॉइंट ऊपर वाला ये याद रखना है। आगे अन्य घटनाक्रम, जैसे कि आपका भू अवलोकन उपग्रह है, इसमें देखो इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह EOS 8 यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ये उपग्रह पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार निम्न कक्षा में यहाँ पर 37.4 डिग्री कोण पर यहाँ पर पृथ्वी पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। पृथ्वी वेधशाला उपग्रह जो हमारा है EOS के बारे में, EOS जो हमारा है ये अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह पृथ्वी के अवलोकन के रूप में यहाँ पर इसे लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV जो D3 इसके बारे में, इसकी देखो कुछ हमारे यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि हमारा ये क्या, तीसरी हमारी विकासात्मक उड़ान होती है, ठीक है। और ये क्या है, SLV जो हमारी ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है इसमें, और अंतिम चरण में यहाँ पर टर्मिनल या तरल ईंधन से संचालित होता है, ठीक है। आगे इसके मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कम अवधि में आप दूसरे जो लॉन्च है उसमें तैयार कर सकते हो, ठीक है, दूसरे उपग्रह के लिए। तो ये 3 बातें आपको लघु उपग्रह के बारे में याद रखनी है, राइट। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें छुड़वाता जा रहा हूँ, जो हमारी इंपॉर्टेंट से वही पढ़ा रहा हूँ। जो हमारी PT65 की मैगजीन आती है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो सोचते हैं कि सिर्फ मैगजीन निकाली जाती है पर हम लोगों के पढ़ने के लिए नहीं, इसकी क्लासेस भी होती हैं। विजन है इसकी क्लासेस भी कराता है। इसी क्लासेस क्यों कराती हैं, इसीलिए क्लासेस कराते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है वो ही सिर्फ यहाँ पर कवर किए जाए, राइट। तो वही मैं आपको कवर कर रहा हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। यहाँ पर पूरे टॉपिक आपको नहीं करने होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है कि सब पूरे टॉपिक आपको यहाँ से नहीं कवर करने हैं। आगे देखते हैं। एयर जो आपके ब्रीदिंग यहाँ पर प्रोपल्सन है तकनीकी, इसके बारे में ये क्या है देखते हैं। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। यहाँ नीचे देखते हैं वाला एयर जो हमारे ब्रीदिंग प्रोपल्सन तकनीकी, इसमें ये तकनीकी दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यान के जो ऑक्सीडाइजर ले जाने की जो आवश्यकता होती है वह नहीं पड़ती है, राइट। आपसे बोलेगा जो हमारा एयर ब्रीदिंग के लिए प्रोपल्सन की तकनीक के बारे में यहाँ पर ऑक्सीडाइजर ले जाने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं ले जाने पड़ते वहाँ, ठीक है। ये कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली है, और एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ये तकनीकी पेलोड जो फ्रिक्शन है इसमें भी सुधार करती है, ठीक है। आगे पॉइंट, ये तकनीकी निम्न 3 प्रकार के इंजन प्रयुक्त होती है। एक तो रैमजेट 3 मैक 3 के करीब यहाँ पर सुपरसोनिक गति में अधिक दक्षता को काम करना, और स्क्रैमजेट में, और डुअल मोड हमारे रैमजेट में, ये तीनों हमारे काम करेगी। तो ये तीनों पार्ट हमारे खान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले कैसे लिखना है आपको, ये मैंने आपको बताया, कैसे गलत करना है, कैसे सही पूछ सकता है आपसे। उसके बाद ये 3 प्रकार के इंजन में प्रयुक्त होता है, ये वहाँ पर लिखोगे 3 प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त होता है, कौन कौन से, 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट क्या है, इसरो ने आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 19 अप्रैल को यहाँ पर उपग्रह की जो प्रौद्योगिकी दिवस है इसके रूप में मनाया था। ये भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम 5वीं शताब्दी में महान जो हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे उसके नाम पर रखा गया था। इस उपग्रह का निर्माण इसरो ने किया था। इसका प्रक्षेपण सोवियत जो हमारे कॉस्मोस 3M रॉकेट है उसके यहाँ पर कपुस्तिन यार रूस ने किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है एक्सरे खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला और एक आपका ये तीसरा वाला, ठीक है। सिर्फ 2 पढ़ने, आर्यभट्ट लिखना है और 2 पॉइंट आपको लिख देने। आगे देखते हैं। एस्ट्रोसैट क्या है, एस्ट्रोसैट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो बताता हूँ मैं क्या क्या करना है। एस्ट्रोसैट के बाद इसरो ने 2015 में PSLV C30 के जरिए यहाँ पर इसे निम्न भूकक्ष में स्थापित किया गया, तो इसका क्या 10 साल पूरा हो चुका है, तो हमारा इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है, बाइनरी स्टार जो हमारे सिस्टम है इसमें उच्च ऊर्जा की प्रक्रिया उसको समझना, नई स्थायी जो आणविक हमारे जो क्षणिक एक्सरे होते हैं उसको यहाँ पर क्षेत्रों को पता लगाना, स्रोत को, और तारों की उत्पत्ति वाले जो क्षेत्र उसका अध्ययन करना यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारा एस्ट्रोसैट है ये क्या क्या कर सकता, मतलब इसमें से कौन सी बातें एस्ट्रोसैट के बारे में सही बताती हैं। बोलेगा तारों की उत्पत्ति का पता लगाना, क्षेत्रों का अध्ययन करना, एक्सरे स्रोतों का पता लगाना, नए स्थायी जो क्षणिक एक्सरे उनको यहाँ पर देखना, और यहाँ पर जो निम्न ऊर्जा की प्रतिक्रिया उसको समझना। निम्न ऊर्जा नहीं है, उच्च ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ से गलत पॉइंट आपको दिखा सकता है। मैं तो यहाँ पर गलत इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपसे गलत कहाँ पे कर सकता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको सब यहाँ पे सही डालना है पॉइंट।
कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी लिख लेना है कि कैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आप लिख लिया करो नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है आपसे। आगे देखते हैं, जो तृष्णा इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन है, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। स्थलीय जल संकट और जल उपयोग की मात्रा को पता लगाने के लिए महाद्वीपीय जो जीवमंडल है उसमें ऊर्जा जल जो बजट है उसकी विस्तृत निगरानी करना, ठीक है। जल की गुणवत्ता और गतिशीलता जो होती है उसमें हाई रेजोल्यूशन आधारित यहाँ पर जो पर्यवेक्षण उसमें प्रदान करना। इस मिशन को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये मिशन 5 साल की सेवा तक प्रदान करेगा, 5 साल की जो सेवा उसमें प्रदान करेगा ये। और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के लिए यहाँ पर ध्रुवीय कक्षा, विशेषकर ये ध्रुवीय कक्षा है, इसमें उपग्रह को ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करते हुए जो समकालिक अवस्था है उसमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि उपग्रह हर दिन एक नियत समय पर निश्चित समय जिस जगह से गुजरेगा, ठीक है। ये देखो पॉइंट हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। और दूसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो बोला है पहला वाला उद्देश्य, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, ये पर रिजोल्यूशन बताता है ये, और ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना। कैसे, तृष्णा जो हमारा लिखेंगे, तृष्णा जो इंडो फ्रेंच जो हमारा इमेजिंग मिशन है ये क्या है, इसे बनाएंगे। और एक एक पॉइंट भले बड़े हैं लेकिन आपको लिखना इसी पॉइंट में ये। एग्जाम में अगर अच्छे से आपको पास करना है तो यही चीज़ फॉलो करना है। ऐसे जाके अपना नोट पूरा नहीं बनाने लगना है कि नोट बना के लिख डालो। हमको दूर से दिखी चीज़ भाई क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे लिखेगा तो मुझे कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आप कॉपी में थोड़ी दिखा पाओगे ब्लैक यूज करोगे, ब्लू यूज करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हाँ भले आप 4-5 पेन यूज कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो बनाओगे ना ऐसा, इसको बनाने के लिए डार्क ब्लैक रखो, और अंदर जो लिखने के लिए आप इसको डार्क ब्लू भी रख सकते हो, ठीक है। रेड नहीं रखना है, रेड पेन से थोड़ा लाइट हो जाता है, इस वजह से रेड नहीं रखना है। यहाँ पर जो अंदर रखोगे ब्लैक और ब्लू पे नहीं रखना है। आगे देखते हैं, जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम, ठीक है, ये क्या है इसमें देखते हैं। ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाते हैं। अगला टॉपिक हमारा 5.2 इसको देखेंगे, अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ परिघटनाएं इसको, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार, यहाँ पर देखो क्या है, डार्क एनर्जी जो हमारे स्टेरेस्कोपिक जो हमारे हैं इंस्ट्रूमेंट, इसको यहाँ पर ब्रह्मांड में से सटीक यहाँ पर प्रस्तुत किया, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। तो देखते हैं इसको, ब्रह्मांड के विस्तार के संबंधित कुछ सिद्धांत यहाँ पर, जो हमारा बिग बैंग जो मॉडल है इसके बारे में, ठीक है। 5.2 इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यंत गर्म और सघन जो हमारे रेगुलरिटी और उससे उसी टाइम पे क्या इसका विस्तार हुआ था, ठीक है। ये एकमात्र मॉडल है जो हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो होंगी उसकी अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। CMB जो हमारा पहले जो प्रकाश है इसका ठंडा अवशेष है जो ब्रह्मांड को पूरे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर गमन कर सकता है, ठीक है। लैम्डा जो होता है सीडियम, ये कोल्ड हमारा जो डार्क मैटर है मॉडल ये होता है। इसमें देखते हैं ब्रह्मांड मॉडल जो हमारा होता है, ये लैम्डा सीडियम कोल्ड मॉडल जो डार्क मैटर है, इसके अनुसार जो हमारे डार्क मैटर हैं, ठीक है, एनर्जी दोनों यहाँ पर क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार को पर विपरीत तरीके से यहाँ पर आकार देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं इतना इंपॉर्टेंट, नीचे देखते हैं अपने आगे और क्या है। ब्रह्मांड के जो विकास निर्माण खंड है, इसमें डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा यहाँ पर ऊर्जा का अक्षात रूप होता है। हमारा अच्छा पॉइंट है ये। डार्क मैटर, ये मैटर जो पदार्थ का एक काल्पनिक स्वरूप है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर इसमें अस्तित्व में अनुमान में ब्रह्मांड में जो विजिबल या दृश्यमान मैटर होता है, बैकग्राउंड जो हमारे रेडिएशन होते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पर लगाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये समान मैटर जो होता है ब्रह्मांड में शेष 5% भाग पर समान मैटर से बना होता है, जिसमें पृथ्वी, सूर्य और अन्य तारे के पश्चात आकाशगंगाएं शामिल होती हैं। तीनों पॉइंट हमारे ब्रह्मांड के खंड के निर्माण के बारे में आपको पढ़ना है। कैसे लिखना है, ब्रह्मांड निर्माण के खंड, और आपको तीनों बातें नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं हब्बल स्थिरांक जो है उसके बारे में। ब्रह्मांड की विस्तार की जो हमारी जो गणितीय व्याख्या है 1929 में एडविन हब्बल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हब्बल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित द्वारा की थी, जैसे कि कॉस्मिक हमारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, इस अर्थात बिग बैंग की जो परिघटना से बचे जो हमारे विकिरण बदलाव उसकी विश्लेषण करना, ठीक है। और कॉस्मिक जो हमारे जो डिस्टेंस लैंडर है उसमें उन पिंडों की दूरी मापने के लिए तकनीक का उपयोग करना जो पृथ्वी के करीब दूर और बहुत दूर है, ठीक है। जैसे कि हमारा रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ये दोनों आपको याद रखना है। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या है तो आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो कॉस्मिक जो डिस्टेंस लैंडर है ये उनकी दूरी को मापने के लिए तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है, याद रखना है। आगे जब कोई पिंड पृथ्वी से दूर जा रहा होता है तो उस पिंड से निकलने वाले जो हमारे प्रकाश को रेड शिफ्ट यहाँ पर के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो उस पिंड से आने वाले जो प्रकाश को ब्लू शिफ्ट यहाँ पर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हबल टेंशन जो दो अलग अलग मान तरीकों में ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने के बीच के जो हमारी असंगत व्यक्ति है उसको दर्शाता है, ठीक है। हमारे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं सौर तूफान क्या है, भूकंप का देखो इसके बारे में देखते हैं। सौर तूफान या हमारा सोलर
जो स्टार्म है क्या है? सूर्य से विस्फोट के हमारे जो रूप में उत्सर्जित होने वाले जो अवशेषित कण है उसकी ऊर्जावान विशाल प्रवाह और को ही सौर तूफान कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हमारी अक्सर सोलर जो हमारे फ्लेयर्स हैं उसमें कोरोनल मॉस जो इंजेक्शन है, ठीक है, इजेक्शन है, उसके साथ यहाँ पर उसके चलते अवशेषित कण है उसके अत्यधिक तीव्र गति कण यहाँ पर आगे बढ़ने से होती है। ठीक है, सौर तूफान की जो तीव्रता है ये प्रचंडता और आधार जीवन माइनर यानी जो साधारण है इसमें जो हमारे एक्सट्रीम्स यानी चरम जो वर्गीकृत किया था इनके तरीके से वो यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, देखो क्या होते हैं मैं आपको नीचे बताता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखो जैसे मैं बताता चलता हूँ, सिर्फ आपको सुनना है वो चीज़, तुरंत नहीं नोट्स बनाना चलना है, क्योंकि मैं पढ़ता इसलिए हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट तो नहीं मिल जाएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मिल जाएगा तो आपको मुझे बताना होता है क्योंकि बीच बीच में मुझे देखना होता है। ठीक है, तो साथ में देखते चलना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको सिर्फ पॉइंट आपको जो पोस्ट करके नोट करना है। ठीक है, ये क्या है? उच्च गति वाली सौर जो हमारी पवन है उसको भूचमकी तूफान जियोमेट्रिक स्टार्म से उत्पन्न होते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सूर्य के सोलर मैक्सिमम चरम जो मैक्सिमम नामक जो चरम अवस्था उसमें प्रवेश करने में परिणाम होता है। ये दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे सोलर जो फ्लेयर है और कोरोनल मॉस इंजेक्शन है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका। देखो सोलर हमारा जो फ्लेयर सूर्य से निकलने वाले जो हमारे विकिरण है एक तीव्र विस्फोट होता है जिसमें क्या है कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर कलन के पास यहाँ पर जो सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा है, ठीक है, अर्थात जिसको बोलते हैं आयनित गैस, और चुंबकीय क्षेत्रों में विशाल बादल। ये यहाँ पर क्या है इसके कुछ यहाँ पर जो हमारे सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा है वो यहाँ पर बता सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, ये दो एक पॉइंट आपको नोट करना है कॉपी में। ठीक है, आगे ये उत्सर्जित कण प्रति घंटे 10 लाख मील से अधिक गति के अंतरिक्ष में आगे बढ़ सकते हैं, और ये कण जो पृथ्वी के निकट पहुंचकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे सिंपैथेटिक जो सोलर हमारा फ्लेयर्स हैं ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कई उत्सर्जनों यहाँ पर परिणाम होते हैं। सौर हमारी गतिविधि का चक्र क्या होता है ये आपको नहीं नोट करना है, सिर्फ पहला पॉइंट ये आपको नोट करना है। ठीक है, सौर गतिविधि का चक्र क्या होता है? सूर्य पर नियंत्रण गतिविधि का जो एक चक्र होता है इस पर चलता रहता है, जिसमें क्या है सूर्य की सतह पर होने वाली जो गतिविधि उसको तीव्र और एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर कम और अधिक यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो अवधि होती है सेम एक ही जैसी नहीं रहती है, वो क्या है अब कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो हमारा ये आपको गतिविधि आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हो, ये चक्र लगभग 11 वर्षों की अवधि में तक चलते रहते हैं। ठीक है, इन चक्रों की चरम अवधि को सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सोलर मैक्सिमम किसे कहते हैं? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, इस अवधि के दौरान सौर तूफान अधिक आते हैं। सौर तूफान कब आते हैं? बोलेगा कि सौर तूफान इनमें से किसके कारण सौर तूफान आते हैं? तो क्या है जो हमारा हमारी जो चरम हमारी अवधि होती है सोलर मैक्सिमम उस दौरान हमारे जो सौर तूफान अधिक आते हैं। ठीक है, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस चरण में दौरान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र अधिक जटिल और घुमावदार होते हैं। इससे हमारे चलते सूर्य का जो अधिक आवेशित कण है वो तीव्र उत्सर्जन होता है उसका। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, और ये भी आपको बताया, ऊपर भी कुछ मैं बताया था वो भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे जैसे 2 क्वेश्चन बना सकता है, सौर तूफान क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है, सोलर मैक्सिमम क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये तो कुछ नहीं देखना है। यहाँ से हमारा जो देखा नीचे वाला टॉपिक ध्रुवीय ज्योति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडल जो अयन मंडल उसमें जो बहुरंगी रोशनी है उसकी परिघटना है। ठीक है, इसे पृथ्वी पर मध्य और उच्च अक्षांश के निम्न स्थानों से यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय ज्योति की उत्तरी जो ध्रुवीय ज्योति है इसके दक्षिणी ध्रुवीय गोलार्ध में यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के रूप में यहाँ पर से कहा जाता है। ये नहीं पढ़ना है, छोड़ देते हैं इसको। ये सिर्फ पहला वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होगा इसका। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर सोलर पिंड की परस्पर क्रिया के कारण होती है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है, पहला और तीसरा। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष मलबा ये क्या है? ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, लेकिन अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं इस पर। ठीक है, देखो परिभाषा क्या होगी इसकी। इसमें इस्तेमाल हो चुके जो रॉकेट हैं, अलग अलग चरण के उपयोगी उपग्रह हैं, अंतरिक्ष से जुड़े कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें टुकड़े तथा एंटी जो सेटेलाइट्स होते हैं वेपन्स उसके मलबे उत्पन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष मलबा। ठीक है, इसके पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के जो वायुमंडल उसमें पुनः प्रवेश करने की संभावना होती है। ठीक है, मलबे की मात्रा जो होती है, मलबे की सर्वाधिक मात्रा 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1400 किलोमीटर की ऊंचाई वाले जो करीब मुख्य रूप से उसमें निम्न भूकक्षा हैं उसमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, उत्पत्ति मलबे में शामिल अधिकांश ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे ऑन ऑर्बिट्स ब्रेकअप या फिर जो पृथ्वी की जो कक्षा है स्थित हमारे ऑब्जेक्ट्स उसके पास टकराने से उत्पन्न हो सकते हैं। ये कैसे उत्पन्न होंगे? आपसे बोलेगा कि जो हमारी खराब चीज़ें हो जाता है, फिर सेटेलाइट खराब उससे होता है उत्पन्न होता है, तो गलत हो जाएगा। ये किससे उत्पन्न होता है? यहाँ से इसकी उत्पत्ति ऐसे होती है जैसे यहाँ पर मैंने बताई। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतरिक्ष मलबे का। 2 से 3 पॉइंट ही सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और ये आपको नहीं पढ़ना है।
ये भी हटाना है, केसलर सिंड्रोम नहीं पूछा गया। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए शुरू की, हाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। अंतरिक्ष मलबे को हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर बढ़ रहा है तो कम कैसे करेंगे, इसको कुछ पहले की गई, जैसे कि हमारा वैश्विक स्तर पर क्या पहल की गई थी, ठीक है, और भारत के द्वारा क्या पहल शुरू की गई थी। देखो वैश्विक स्तर पर हमारी इंटर एजेंसी जो डेब्रिज कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके द्वारा पर ये जो कार्य था शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पहल। और संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष जो मलबा सामान है, ये भी दिशा निर्देश हमारा शामिल किया गया था। जीरो जो आपका डेब्रिज चार्टर है, ये यहाँ पर 12 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए भारत द्वारा क्या पहल स्थापित की गई थी, एक तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन कब 2030 तक चलाया जा रहा है, और अंतरिक्ष जो हमारा जो स्थिति जन जागरूकता नियंत्रण है, ये भी चलाया जा रहा है, और प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, एनालिसिस। ये आपसे बोलेगा ये जो तीनों पहल हैं ये चलाई जा, ये मलबा वाला तो नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर मलबा दिख रहा है, ठीक है, आपसे दो देगा, अंतरिक्ष हमारी जो जागरूकता केंद्र है और ये जो हमारा ट्रैकिंग एनालिसिस है, ये हमारे अभी भारत द्वारा पहले शुरू की गई हैं। ये किस लिए शुरू की गई हैं, ठीक है, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए है ना, या जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, या महिलाओं को जोड़ देने के लिए, यहाँ पर शामिल करने के लिए, कुछ भी ऐसा दे सकता है। तो क्या है, अंतरिक्ष मलबे के लिए यहाँ पर ये चलाए जा रहे हैं। दोनों बात याद रखनी है। आगे देखते हैं ग्रही रक्षा, ये क्या है। देखो ग्रही रक्षा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह पहले देखते हैं, अपोफिस ये क्या है। इसकी खोज 2004 में की गई थी। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसे पृथ्वी की प्रभावित करने के लिए सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से रूप में जाना जाता है, ठीक है। सौरमंडल में अरबों धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं, इसमें के अधिकांश कभी पृथ्वी के पास नहीं आते हैं। जब कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा या पृथ्वी के करीब लाती है तो उसे क्या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। बाकी हटाते हैं, एक पॉइंट सिर्फ यार इंपॉर्टेंट था हमारा, आगे देखते हैं। और जो ग्रही रक्षा है ये क्या है। ग्रही रक्षा जो हमारे ये क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के नियर जो अर्थ हैं ऑब्जेक्ट्स, उसके संभावित जो प्रभाव है उसकी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उद्देश्य प्रयास और रणनीतियों का व्यक्त करता है, ठीक है। इन प्रयासों और रणनीतियों में डिटेक्शन, ट्रैकिंग, प्रभाव आकलन, मार्ग बदलने की सही यहाँ पर कई रणनीतियाँ में शामिल होती हैं। ये हमारी ग्रही रक्षा के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक बार आपको सिर्फ पढ़ लेना है इस टॉपिक को, ये जो हमारी ग्रही रक्षा है, और आपको नोट्स कुछ खास नहीं बनाना है, बस ये ग्रही रक्षा क्या है, क्या बताया जा रहा है, इतनी चीज़ें को, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको माइंड भी अपना ओपन करके रखना है, कुछ चीज़ें माइंड में भी रखनी है अपनी, सबके पूरे नोट्स ही नहीं बनाए डालने, ठीक है। तो ग्रही रक्षा क्या है, माइंड में सोचो, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माइंड में सोचो ग्रही रक्षा क्या है, ठीक है। तो हाँ, इसमें ऐसे करने के लिए बनाया गया था, बस आपको याद हो जाएगा ये। आगे पृथ्वी की रक्षा के लिए कुछ यहाँ पर वैश्विक पहल किए गए। नासा के यहाँ पर जो मिशन था लॉन्च किया गया था डार्ट, ठीक है। और ओसिरिस जो हमारा एस्पेक्स था ये भी आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो आपका रमेसिस RAMSES है जो, ये भी आपका मिशन लॉन्च किया गया था, किससे, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। ये यूरोपियन जो एजेंसी द्वारा यहाँ पर NEO समन्वय केंद्र भी स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा 5.3, ये मैं आपको देखूंगा जो पार्ट नंबर हमारा 4 रहेगा, ठीक है। पार्ट 4 रहेगा, मैं 5.3 आपको वहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। 5 पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। 5.4 जो सही 5.3 टॉपिक है, 5.3 टॉपिक मैं आपको पार्ट 4 में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब 1 घंटे का तो हो गया ये, इतना आपको कवर करना है। उसके बाद मैं जस्ट जो लाऊंगा वो भी आपको यहाँ से कवर करूँगा, और पूरा जो हेल्थ रहेगा वो सब भी आपको मैं कवर कर जाऊँगा, ठीक है। जिसमें करीब अभी 4 से 5 पेज बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में कवर करा दूँगा, ठीक है। बाकी देखो आपको डेली टारगेट फॉलो कर लेना है। डेली टारगेट मैं आपको डेली चला रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रोज़ का रोज़ अच्छे क्वेश्चन देता हूँ, और करंट अफेयर्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ वहाँ पर, ये भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ डाउट रहता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हो जो आपका तैयारी कर एग्जाम कर रहे हो, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, कैसे क्वेश्चन बनने हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको पता चलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।